हेलो गाइस। तो अब हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 पे। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग आपको कहाँ तक छोड़े थे? सिंथेटिक थ्योरी तक हम छोड़ दिए थे। ठीक है, सिंथेटिक थ्योरी चल रही थी, उसको हम बता दिए थे। फिर मैंने आपको बात करी थी कि जो 5 फैक्टर्स हैं, जिसमें 2 जेनेटिक के फैक्टर्स हैं और 3 एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, वो किस तरीके से जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, वो किस तरीके से इवोल्यूशन में वर्क करते हैं, और वो किस तरीके से एक रेस को बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पे नोट्स छोड़ा था, उसी को निकाल लीजिए। तो सिंथेटिक थ्योरी जो है 1.4 में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक थ्योरी है क्या? वो ये बताती है कि जो इवोल्यूशन है वो इंटरेक्शनल प्रोडक्ट है 5 चीजों का। 5 कौन कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहले मैंने आपको बताया था म्यूटेशन, दूसरा वेरिएशन, ये दोनों जेनेटिक फैक्टर्स हैं। फिर मैंने बात करी थी जेनेटिक ड्रिफ्ट की, फिर आइसोलेशन की, फिर नेचुरल सिलेक्शन की। ये तीनों एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, और इन पांचों फैक्टर्स में से जो मेन फैक्टर है वो है नेचुरल सिलेक्शन, जो इन सबको ड्राइव करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक थ्योरी 1.4 लिखा हुआ है ना, वही उसी पेज को खोल लीजिए। लेक्चर नंबर 9 चल रहा है ये। ठीक है, तो 2 हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर्स हैं, म्यूटेशन और वेरिएशन, और 3 एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। देखो, दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हमें जगह जगह यूज करना है, हमको सेम डेटा को यूज करना है डिफरेंट जगह पे, क्योंकि हमको ज्यादा याद नहीं करना है, हमको कम ही चीजें पढ़नी है और उसी चीजों को बार बार यूज करना है। अब इसको ऐसे मत याद करना कि क्वेश्चन है कि कैसे रेस बनती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस बनाने में काम करते हैं, तो इन्हीं पांचों को इन्हीं डेफिनेशन के अराउंड बता देना। ठीक है, नंबर मिल जाता है। बताऊंगा कैसे है, किस तरीके से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। ठीक है, तो इन्हीं पांचों फैक्टर्स को बता देंगे, या किस तरीके से सिंथेटिक इवोल्यूशन के फैक्टर्स को समझाओ, या किस तरीके से मॉडर्न डे की जो सिंथेटिक थ्योरी है वो किस तरीके से स्थापित हुई है, वो पांचों फैक्टर्स कौन से हैं जो इवोल्यूशन में अपना रोल अदा करते हैं। ठीक है, या वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तब इन पांचों फैक्टर्स को इन्हीं डेफिनेशंस के अराउंड घुमा देना। बस 2-4 चीजें चेंज होंगी, मैं बताऊंगा वो, क्योंकि आपको क्या करना है, सेम चीजों को बार बार लिखना है, पर आपका जो कंटेक्स्ट है वो भी नहीं बदलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे रेस बन रहे हैं तो वेरिएशन को किस तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है वेरिएशन में, वहां पे कॉन्सेप्ट्स या। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी में किस तरीके से हम रेस को नेचुरल सिलेक्शन को लिखेंगे, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, बाकी नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स सामने रखिएगा तभी काम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं सुन रहे हैं वीडियो, सुन रहे हैं तो 30% चीजें ऊपर से निकलेंगी। ठीक है, नोट्स सामने होंगे, एक बार रीड मार लीजिएगा। ठीक है, देखो रीड मारना बहुत जरूरी है नोट्स को। ठीक है, अगर आप रीड मार रहे हैं कंटिन्यूअसली बार बार तो दिमाग में चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, नोट्स सामने रखिएगा। ठीक है, बिना नोट्स के काम नहीं होगा, और नोट्स जो हैं वो आपको रखने हैं फिजिकल समझ रहे हैं? मतलब फिजिकल कॉपी में, प्रिंटेड फॉर्म में आपके सामने होने चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें ऐसी होंगी जो मैं एक्स्ट्रा बोल जाऊंगा और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा साइड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज टॉपिक्स एंड डेवलप इंटरलिंकेजेस की मैं बात करता हूं, ये डेवलप करनी है। देखो, ये पांचों फैक्टर्स हैं दैट फैक्टर्स लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, उसमें भी ये पांचों फैक्टर डालेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, ये 9.3 टॉपिक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से चेंज करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तब भी ये पांचों चीजें डालेंगे। अब इनमें क्या चेंजेस होंगे मैं बताऊंगा आगे। रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस, तो हेरिडिटी फैक्टर में आप दोनों डालोगे, म्यूटेशन और वेरिएशन, और एनवायरमेंटल फैक्टर जो रेस बना रहे हैं उसमें तीनों डालोगे, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो 9.3 9.5 में सारे फैक्टर्स को इस्तेमाल करना है हमें। जीन फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज हो रही है, 9.5 रेस है शायद, तो रेस किस तरीके से बन रही है, इन पांचों फैक्टर्स का अलग अलग तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पकड़ने जा रहा हूं द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी में भी पांचों फैक्टर्स हैं, तो आइए टॉपिक खोलिए। इन मॉलिक्यूलर टर्म इवोल्यूशन लीड्स टू द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। देखो, बोला था ना इवोल्यूशन में जब पांचों फैक्टर लगते हैं, ठीक है, मेजर तरीके के जो सारे फैक्टर्स है वो कौन से बताए थे? महाराष्ट्र से गांधीनगर गया एमआरआई कराने, तो महाराष्ट्र बताओ म्यूटेशन, एच से बताओ हाइब्रिडाइजेशन, जी से जेनेटिक ड्रिफ्ट, एन से नेचुरल सिलेक्शन, एम से माइग्रेशन, आर से रिकॉम्बिनेशन, आई से आइसोलेशन। तो मेजर तौर पे तो ये 7-8 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे। अब इनमें से कुछ 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको उठाया है और जिनको बोला गया इवोल्यूशन ने, सिंथेटिक थ्योरी ने, कि इनके इंटरेक्शनल प्रोडक्ट से इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पांचों में से एक भी फैक्टर न्यूट्रलाइज या जीरो है। अगर ऐसा होता है तो इवोल्यूशन होगा ही नहीं। पर इवोल्यूशन जो है सच्चाई है, इवोल्यूशन हमेशा होता है। आज भी मानव जाति या फिर कोई भी स्पीशीज इवॉल्व कर रही है, क्योंकि इन उस स्पीशीज पर, उसकी जीन फ्रीक्वेंसीज पर, या फिर उसके इवोल्यूशन में वो पांचों फैक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है कुछ ना कुछ फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? चलिए आप पढ़िए। देखो,
ब्लड ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है ना, सेरोजेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे, ये एक सिंगल जीन ट्रेट है। सिंगल जीन ट्रेट मतलब कि एक ऐसा जीन जो एक ट्रेट दे रहा है, ठीक है, मतलब जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक टर्म्स में। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो ए है, ठीक है। अब जैसे काला है, अब काला भी एक ट्रेट है, पर कितना काला है इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एकदम काला है, पट काला है, या फिर बीच का है, ब्राउन है, ब्राउनिश ग्रे है, या फिर थोड़ा सा गोरा है, ये मेजर नहीं करा जा सकता। लेकिन ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है, इनको आप मेजर कर सकते हैं। ये मैट्रिक कहलाता है, मैट्रिक, जिनको मेजर कर सकते हैं। मैट्रिक मतलब ए को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? सपोज करो एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन में 50 लोग रह रहे हैं। अब उस 50 लोग में आप ये बता सकते हो कि कितनों के पास ए ब्लड ग्रुप है, 39, 40, 41। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं बोलूं 50 पॉपुलेशन में, जो एक पॉपुलेशन में, उसमें काले कितने लोग हैं, तो आप नहीं बता सकते कि काला का मेजरमेंट है कितना, ठीक है, क्योंकि उसमें एक जीन काम नहीं कर रहा होगा काला बनाने में, काफी सारे जीन्स काम कर रहे होंगे, उनका टोटल इफेक्ट ही आपको कालापन देगा, ठीक है। तो उसको मेजर करना डिफिकल्ट है। बट यहां पे जो है सिंगल जीन काम कर रहा होगा ब्लड ग्रुप में, एक जीन बता रहा होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, सी तो नहीं होगा, ए बी लगेंगे, ठीक है। को डोमिनेंस का केस आएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो अब जो चार्ट बना रखा है उसको देखिए, ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो कॉकोसाइड एक रेस होती है, 3 रेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया है। एक होती है कॉकोसाइड, कॉकोसाइड यूरोपियन रेस है, ठीक है, यूरोप के जो लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, ठीक है, जर्मनी के जो लोग हैं, ठीक है। मोंगोलाइड कौन से होते हैं? चाइना के लोग जो हैं, ठीक है, जिसमें होती है ना एपिकेंथिक फोल्ड, ठीक है, आगे बताऊंगा। और फिर नेग्रिटो होते हैं, नेग्रिटो अफ्रीका के लोग होते हैं, ठीक है। अब ये पाया गया है कि कॉकोसाइड के लोगों के अगर मैं ब्लड ग्रुप को मेजर करता हूं, ठीक है, सारे कॉकोसाइड लोगों को ले लिया जाए, उनके टोटल जीन पूल को ले लिया जाए, ठीक है, उसमें ए ब्लड ग्रुप की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कॉकोसाइड रेस में ए है, ठीक है। और बी जो मोंगोलाइड है वहां पे सबसे ज्यादा बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि कितने लोगों में ए ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, तो जीन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, ठीक है, यही तो जीन फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, कि एक ट्रेट कितनी बार पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे, जीन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किन फैक्टर्स पे? वो 5 फैक्टर्स पे हमें डालना होगा। उन्हीं के इंटरेक्शनल प्रोडक्ट से ये पूरी कॉकोसाइड पॉपुलेशन में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं ए ब्लड ग्रुप, कॉकोसाइड में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सप्रेसिंग बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है किन फैक्टर्स पे? इन 5 फैक्टर्स पे। कौन कौन से वो 5 फैक्टर्स? 2 हेरिडिटी और 3 एनवायरमेंट वाले। यहां तक क्लियर? चलिए अब आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऑल 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन ऑल द रेसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल ए ही प्रेजेंट है यार, ए बी भी होगा, ओ भी होगा, ओ नेगेटिव भी होगा, बी भी होगा, लेकिन ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कॉकोसाइड में, बस इसको याद रखना, ठीक है। हर तरह का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, आर प्रेजेंट इन ऑल द रेसेस, बट द डिफरेंस इज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, ठीक है, कितना लेवल तक कौन सा पाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसा हम लोग जो है, हम लोग का कोई रेशियल पैटर्न नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरमिक्सिंग से बने हुए हैं, डिफरेंट रेसेस की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जैसे चाइनीज पॉपुलेशन है, मोंगोलाइड पॉपुलेशन है, बिल्कुल स्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड ब्लड वो है, जीन पूल है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि वो मोंगोलाइड हैं, ठीक है, क्योंकि वो मोंगोलाइड के मैक्सिमम फीचर्स शो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वहां से हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह के जीन पूल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह का ब्लड ग्रुप शो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अभी आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो। ऑल 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन ऑल द रेसेस, ठीक है, हर तरह का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट द डिफरेंस इज इन फ्रीक्वेंसी, अकरेंस, कौन सा मैक्सिमम टाइम अपीयर कर रहा है, इसका डिफरेंस है बस, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ आर डिफरेंट अमंग डिफरेंट रेसेस। जैसे कॉकोसाइड है, कॉकोसाइड में ए ज्यादा है, बी कम है, ए बी और कम है, ओ और हो सकता है, लेकिन जो मोंगोलाइड उसमें बी ज्यादा है और ए थोड़ा सा कम होगा, उसकी परसेंटेज अलग है। तो जो ब्लड ग्रुप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैटर कर रहा है, वो डिफरेंट है, ठीक है। और यही जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। जीन फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो ना, ए ब्लड ग्रुप कितने बार पाया जा रहा है, कितना फ्रीक्वेंट है, ठीक है, बी कितना फ्रीक्वेंट है, सी नहीं, ए बी कितना फ्रीक्वेंट है, ओ कितना फ्रीक्वेंट है, ठीक है, यही है जीन फ्रीक्वेंसी। और इसको डिपेंड करता है कौन? वो 5 फैक्टर्स। वंस ब्लड ग्रुप में डोमिनेट इन वन रेस, एक ब्लड ग्रुप डोमिनेट कर सकता है एक रेस में और दूसरी रेस में। ये डोमिनेंस का जो केस है ना, एक ब्लड ग्रुप का डोमिनेंस करना, एक्सप्रेस करना, फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करना एक किसी पॉपुलेशन में, इसी को जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? रेसेस डिफर नॉट इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जीन्स, बट दे डिफर इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स। इसको मार्क कर लेना, ये लाइन बनती है।
ठीक है, रेसेस जो हैं, जो कौन कौन सी रेसेस हैं, कॉकोसॉइड है, मोंगोलॉइड है, नेग्रोइड है, दे डिफर नॉट इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जीन्स बट दे डिफर इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स। ठीक है, जेनेटिक एक्सप्रेशन में डिफर करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज शोड दैट 99.99% ऑफ द जीन्स आर कॉमन इन ऑल द रेसेस ऑफ मैन। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की यही तो लाइन थी जिसने बोला था मैनकाइंड इज वन। ठीक है, 99.99% ऑफ द जीन्स आर सेम। तो जो कॉकोसॉइड है, मोंगोलॉइड है, नेग्रोइड है, ये सब सेम ही हैं, सारे इंसान ही हैं। आप इनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इनके फिजिकल अपीयरेंसेस पे। ठीक है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बताया था मैनकाइंड इज वन की रेस को शो करते हुए। जैसे मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल मोंगोलॉइड, बी ब्लड ग्रुप जीन फ्रीक्वेंसी इज हायर। ठीक है, मोंगोलॉइड जो ग्रुप है, तीन ही तो ग्रुप हैं, कॉकोसॉइड है, मोंगोलॉइड है, नेग्रोइड है। मोंगोलॉइड में बी ब्लड ग्रुप ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कॉकोसॉइड में ए ब्लड ग्रुप ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप मोंगोलॉइड में पाया जा रहा है, तो ये जीन फ्रीक्वेंसी वहां पे हायर है। ये कैसे हुई है? ये इवोल्यूशन के फैक्टर्स ने काम किया है, जो पांचों फैक्टर्स हैं जिसने जीन फ्रीक्वेंसी को इस डायरेक्शन में मोड़ा है, क्योंकि उनकी बॉडी ने बी ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए नेचर ने उनको सिलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने के लिए। बी ब्लड ग्रुप ऊपर क्यों आया है, डोमिनेट क्यों किया है? क्योंकि नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वो उस तरह के एनवायरमेंट में रह रहे थे। ठीक है, किसी भी एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए नेचर सेलेक्ट करता है, और नेचर ने यहां पे बी ब्लड ग्रुप सेलेक्ट किया है मोंगोलाइड को, और यहीं कोकोसॉइड में सेलेक्ट हुआ है ए ब्लड ग्रुप। इस बात को याद रखना। ठीक है, अब आगे कोकोसॉइड ए की मैक्सिमम जीन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी के पास बी ब्लड ग्रुप है कोकोसॉइड में तो उसको वो गलत है, वो अनफिट है, नहीं। बात समझ में आ रही? वो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोकोसॉइड में 70% ऑफ द पीपल, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर उनके पास ए ब्लड ग्रुप है तो जो बी ब्लड ग्रुप या ए बी या ओ ब्लड ग्रुप वाले कोकोसॉइड हैं, क्या वो अनफिट हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, बस यहां पे ये जेनेटिक एक्सप्रेशन ये दिखा रहा है कि नेचर ने किसको फेवर किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतना बस याद रखना, नेचर ने इसको फेवर किया है। नेचुरल सिलेक्शन में आगे बताऊंगा, जो फिफ्थ फैक्टर है जीन फ्रीक्वेंसी का, और ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, अपनी जीन फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में मोड़ पाया है, बस इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, वी हैव टू डेवलप अ लेमन व्यू, एकदम लेमन व्यू, जैसे आपस में बात करते हैं चाय की टपरी पे, इन एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आंसर सिंस अवर एग्जामिनर इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसको याद रखना, क्योंकि हमारा एग्जामिनर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, हमारा एग्जामिनर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। ठीक है, जो हमको जज करेगा, बायोलॉजिकल इंजीनियर की बात कर रहा हूं, जो हमको जज करेगा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, हमको लेमन लैंग्वेज में समझाना होगा। सिंस अवर एग्जामिनर इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मेक एग्जामिनर फील दैट द स्टूडेंट नोज द टॉपिक। बस आपको ये फील कराना है कि स्टूडेंट को टॉपिक पता है। ठीक है, अगर आपको और जानना है तो किताबें पढ़िए, बेसिकली मैं कवर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब आता है पॉलीमॉर्फिक वेरिएशन, जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म या फिर बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वेरिएशन। ठीक है, अब याद रखना, ये जो वेरिएशन होता है ना, पॉलीमॉर्फिक वेरिएशन या फिर पॉलीमॉर्फिज्म में वेरिएशन समझते हैं ना, डिफरेंसेस। जैसे एक पॉपुलेशन में बता रहा हूं ना कि मैक्सिमम बी है, तो कुछ ए बी होगा, कुछ ए बी भी होगा, ये भी तो वेरिएशन है। जेनेटिक अपीयरेंसेस में वेरिएशन होता है। ठीक है, फीचर्स डिफर करते हैं, वो भी एक तरह का वेरिएशन है। अब ये जो वेरिएशन है, ये नेचुरल सिलेक्शन अगर कॉज कर रहा है, और जिससे जीन फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम 10% आ जा रही है, जीन फ्रीक्वेंसी बताऊंगा क्या है, आगे जाके हम पढ़ेंगे बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म में। बस ये 3-4 चीजें याद रखो। पॉलीमॉर्फिज्म में जो वेरिएशन है वो नेचुरल सिलेक्शन कॉज कर रहा है, और इसकी वजह से जो जीन फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन इज अ फैक्टर इन एस्टेब्लिशिंग द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, और इससे जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जो बन रही है उस पॉपुलेशन में, अगर वो 10% कम से कम है तो वो बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये डेफिनेशन रटनी है, आगे है मैं समझाऊंगा, टॉपिक है पूरा। अब सुन लो उसको। इफ जीन फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 10% एंड इट इज डिटरमाइंड बाय नेचुरल सिलेक्शन, एनवायरमेंटल एडेप्टेशन नहीं, नेचुरल सिलेक्शन से ये जीन फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी में एक फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन, देन इट इज बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिक वेरिएशन। बैलेंस लगा लेना। ठीक है, इन इंडिया ब्लड ग्रुप बी हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो इंडिया में जो है जेनेटिक जो रेसेस हैं वो इंटरमिक्सिंग हुई है रेसेस की, वी आर अ मेल्टिंग पॉट। ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में ये पाया गया है कि बी रेस की, जो बी ब्लड ग्रुप है, उसकी मैक्सिमम जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पाया गया है, मतलब समझ में आ रहा है ना। मतलब इंडिया में अगर हम देख रहे हैं 121 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं बी ब्लड ग्रुप के पाए गए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो, इट इज सेड, अब ये बोला गया है और ये पाया गया है, इस पे वर्क चल रहा है कि जो बी ब्लड ग्रुप है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस,
हेंस नेचर फेवर सच जीन्स, और नेचर उसी तरीके की जीन्स को फेवर कर रहा है। जैसे सिकलिंग जीन का हम केस पढ़ेंगे, ठीक है, अफ्रीका की पॉपुलेशन जो है जंगलों में है, वहां पे मैक्सिमम सिकलिंग जीन्स पाए गए हैं क्योंकि वहां पे मलेरियल अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो नेचर ने उस पॉपुलेशन को उस डिजीज से बचाने के लिए एक सिकलिंग जीन दिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जिससे ऑल्दो वो बॉडी वीक होती है अफ्रीकन की, बट दे हैव द कैपेसिटी टू अडेप्ट इन दैट एनवायरमेंट एंड टू सर्वाइव, ठीक है, ये नेचर कर रहा है, ये नेचर फोर्स है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, इट इज सेड दैट बी ब्लड ग्रुप प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, हेंस नेचर फेवर्स सच डिजीज। क्या इसका यह मतलब है कि ए ब्लड ग्रुप जिसके पास है वो ज्यादा वीक है? क्या इसका यह मतलब है कि ए बी और ओ वाले जल्दी मर जाएंगे? नहीं, ठीक है, बस आपको यह अंदेशा दे रहा है कि बी ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वहां पे डिजीज का अक्रेंस कम है, या फिर डिजीज में बॉडी जो है फाइट करने के लिए कैपेबिलिटी है। हमारा जो मेडिकल अचीवमेंट है उसने क्या किया है? irrespective of the blood group, it has helped up individuals to adapt और मेडिकली फिट रहने के लिए उसने मोटिवेट किया है। बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या था कि पहले जो लोग थे वो मेडिकल पे डिपेंड नहीं करते थे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड नहीं करते, उनके लिए दवाइयां और ये जो आयुर्वेद है ये तो अब आया है, आयुर्वेद तो मतलब पुराना है, जो एलोपैथिक है ये तो अब आई है, अब डेवलप हुई अच्छी तरीके से, ठीक है, इसने सपोर्ट किया है। पहले ये सब नहीं थे, ठीक है, तो पहले बॉडी सपोर्ट कर रही थी। तब बॉडी जब सपोर्ट कर रही थी, देखो समझ रहे हो ना, जो ये मॉडर्न मेडिसिन हैं ये तो अभी हाल ही में डेवलप हुए हैं। पहले अगर मैं बात करूं 2000 20,000 मतलब लाखों साल में पुराने की बात करूं, पहले भी तो इंसान थे ना, इंसान मतलब जो इंसान बनने की प्रक्रिया में जो इंसान थे वो भी तो अडेप्ट करते थे ना, वो भी तो सर्वाइव करते थे। तो पहले बॉडी वर्क कर रही थी अपने आप, ठीक है, तो उस तरह की जीन फ्रीक्वेंसी जो है अचीव हो रही थी कि जिससे इंडिविजुअल्स जो है सर्वाइव कर जाए उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। अब जो है मॉडर्न मेडिसिन हेल्प कर रहा है, तो ये सब इररेलेवेंट हो गया है। बात समझ आ रही है? तो बस हमको ये जानना है कि जैसे बी ब्लड ग्रुप है इंडिया में, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पाई जाती है उसकी, ठीक है, और ये भी देखा गया है कि बी ब्लड ग्रुप जो है बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो और ब्लड ग्रुप है वहां पे बॉडी जो है वो डिजीज से फाइट नहीं कर पाती है, ये बात गलत है एकदम, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यही है नेचर का सिलेक्शन, यही है नेचर फोर्स, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे वेरिएशन। अब यहां पे आपको क्या करना है, जब आप जीन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो रही है तब आप वेरिएशन नहीं लिखेंगे। मैंने बोला ना कि आपको कंटेक्चुअल आंसर लिखना है कि किस तरीके का आंसर पूछ रहा है। यहां पे आप वेरिएशन को रिप्लेस करके माइग्रेशन लिख देंगे फैक्टर में। बात समझ में नहीं है? क्योंकि हमको एक ही बार याद करना है, बार बार याद नहीं करेंगे। अब 9.3 जो चल रहा है मैं उसको आगे नहीं पढ़ाऊंगा, यही बता के खत्म करता हूं। जो वेरिएशन है वो माइग्रेशन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर सेम है, म्यूटेशन है, आइसोलेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है। इतना क्लियर? चलो अब एक एक करके सारे फैक्टर्स को देखते हैं, क्योंकि ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं। म्यूटेशन बताओ, चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू द चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, बस खत्म। अब पढ़ो। इट रिफर्स टू द सडन जेनेटिक चेंज, स्पेशली जीन म्यूटेशन इंट्रोड्यूसेस न्यू जीन इन द पॉपुलेशन। इफ म्यूटेंट जीन्स आर अडेप्टिव देन नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स सच म्यूटेंट जीन लीडिंग टू चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। बस इसमें इतना ही डालना। अब बताओ जीन म्यूटेंट होता क्या, क्यों है? क्योंकि एक एनवायरमेंट में अडेप्ट रहने के लिए, ठीक है, नेचर जो है उसी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, नेचर जो है, सॉरी गलती हो गई, देखो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सपोज करो एक स्पीशीज रेडी है, ठीक है, अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स का होना जरूरी है, कुछ ऐसे फीचर्स का होना जरूरी है जो उसको हेल्प करेंगे उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो नेचर जो है फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है, वो फोर्स करेगा बॉडी में उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करके कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाए जाएं कि बॉडी में वो अपीयर करें, उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में आए, जिससे वो इंडिविजुअल जो है उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। बात समझ में आ रही है? तो नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा, एनवायरमेंट में अडेप्ट होंगे सबसे पहले, उसके बाद उस एनवायरमेंटल अडेप्टेशन को जो नेचुरल सिलेक्शन फोर्स है उसको चेक करेगी कि ये सही है गलत है। अगर ये सही है तभी वो आगे जाके फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनेगा और अपना एग्जिस्टेंस सुनिश्चित करेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो जीन्स जो है म्यूटेंट होने पड़ेंगे तभी तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा। जब तक जीन्स म्यूटेंट नहीं करेंगे, म्यूटेंट मतलब क्यों, देखो सपोज करो एक इंडिविजुअल है, एक पॉपुलेशन में रह रहा है, उसको फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करना है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट रहने के लिए, तो वो तभी होगा ना जब जेनेटिक कोड अंदर चेंज होगा, जीन्स म्यूटेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यही वो बात हो रही है, ठीक है, जीन्स म्यूटेट करेंगे तो जीन फ्रीक्वेंसी बदलेगी ऑब्वियसली।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं और फिट पॉपुलेशन में जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन और जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्निफाई करने ही पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर टाइप के इंडिविजुअल्स जो हैं वो फिट हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो सपोर्ट हो रही होगी वो ज्यादा होगी, बात फिट फीचर्स ज्यादा होंगे ना। अब पढ़ो, it refers to the sudden genetic change, especially genetic mutations which introduces new genes in the population, and if mutant genes are adaptive then natural selection favors such mutant genes leading to change in gene frequency। खत्म, सिंपल बात करनी है, बकवास करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 150 200 250 वर्ल्ड में एक फैक्टर में इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, इतना भी नहीं लिखना है, इसको भी छोटा करके 2-3 लाइन में खत्म करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा है माइग्रेशन। मैंने बोला वेरिएशन को रिप्लेस करना है माइग्रेशन से। क्यों? ये जीन फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। ठीक है, इट ऑल्सो लीड टू चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली कोई भी फैक्टर जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। माइग्रेशन ऑफ अफ्रीकन स्लेव, देखो क्या हुआ था जब स्लेव ट्रेड चला है 2 सेंचुरी तक, ठीक है, तो क्या हुआ था, तो अमेरिकन ने नाइग्रेटो पॉपुलेशन को जो है ब्रिटिश लोगों ने भी किया था ये वैसे, नेग्रेटो पॉपुलेशन को अफ्रीका से उठाया था, अपनी कॉलोनी से उठाया था और इनको ले गए थे एज अ स्लेव काम कराने। कहाँ पे? अमेरिका में। स्लेव कैसे? जो कॉटन के खूब सारे खेत थे वहां पे इनसे काम कराया जाता कम वेजेस में। ठीक है, वहां पे लेबर की कमी थी अफ्रीका में, तो इनको बुलाया जाता नेग्रिटो को। और क्योंकि ये नेग्रिटो थे तो क्या इसके लिए मतलब ये ब्लैक्स थे। ठीक है, एक अलग रेशियल पैटर्न था। तो जब ये एंटर करते हैं किसमें? अमेरिका में, तो फिर एक स्ट्रिक्ट जीन पूल बना रहे, मतलब व्हाइट और ब्लैक मिक्स ना कर जाए पॉपुलेशन में। ठीक है, और तो हेरार्की बन गई। हेरार्की किसकी बन गई? अपर और लोअर की, बात समझे, ब्लैक वर्सेस व्हाइट की। और इस हेरार्की की लड़ाई की वजह से ही सिविल वॉर भी छिड़ा है 1860 के आसपास। ठीक है, हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है, और आज तक रेसिज्म जो है बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट रहा है यूएस में स्पेशली। ठीक है, तो ये जो लोग जो थे माइग्रेट किए थे स्लेव ट्रेड के रूप में, 2 सेंचुरीज तक चलता रहा ये स्लेव ट्रेड। जब ये कहां पे आए? ये अमेरिका में आ गए, अमेरिकन लैंड में आ गए। ठीक है, तब इनका एनवायरमेंट चेंज हुआ। ठीक है, एनवायरमेंट चेंज हुआ, कुछ जीन्स जो थे जो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए म्यूटेंट हुए थे वो यहां पे आके इररिलेवेंट हो गए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखो जीन का काम क्या था? जीन का काम था इस तरह के अडेप्टिव फीचर्स डेवलप करना, ठीक है, जिससे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में अडेप्ट कर ले। जब ये लोग उस एनवायरमेंट में गए तो कुछ डिमांड हुई बॉडी में कि इस एनवायरमेंट में जीने के लिए हमें इस तरह के फीचर्स नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? तब जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी बॉडी में। ठीक है, और ये समय के साथ होगा, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, अब सिकलिंग जीन वाला जो था मैं बताऊंगा कि क्या है, जो नेग्रिटो पॉपुलेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, इट बिकेम इररेलेवेंट इन अमेरिकन पॉपुलेशन। बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज को समझना है। अब पढ़ो, it also lead to change in gene frequency. Migration of African slaves 16th to 18th century in American population lead to change in the gene frequency of American population. जो slave trade है 2 साल तक चलता रहा, नेग्रिटो पॉपुलेशन एंटर करती है अमेरिका पॉपुलेशन में, ओवरऑल एंड एट लास्ट जीन फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाती है। बात समझ में आ रही है? तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। ठीक है, देखो ऐसा कतई नहीं होगा कि आप स्ट्रिक्ट हायरार्कीज बना सकें। जैसे अमेरिकन पॉपुलेशन में बात कर रहा हूं तो व्हाइट वर्सेस ब्लैक है, पर इंटरेक्शन जरूर है दोनों का। तो जीन फ्रीक्वेंसी ओवरऑल अमेरिकन पॉपुलेशन की भी चेंज करेगी। ठीक है, इंटरेक्शन भी है और ओवरऑल भी डेटा चेंज करेगा। बस इतना ही डालना है, इसके आगे कुछ नहीं डालना। ठीक है, अब जीन फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो माइग्रेशन डालना है। ठीक है, अगर इवोल्यूशन की बात कर रहा हूं तो वेरिएशन डालना है। बस ये चीजें रट लेना। अब आइसोलेशन, आइसोलेशन सेम जो मैं बात कर रहा था पहले, बस मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। लास्ट वीडियो में जो बोला था वही बात इसमें करनी है। ठीक है, when a part of a population shifts to a new environment and becomes reproductively isolated, gradually the population adapt to the new environment, and as a part of adaptation it develops new genes, and these new genes accumulates and give rise to new gene frequency. बस अब यहाँ लास्ट वाला चेंज कर देना। वहां आप क्या बोल रहे थे? वहां इवोल्यूशन लीड टू द इवोल्यूशन, यहाँ बात करना लीड टू द चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी और राइज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। बस खत्म। ठीक है, अब आ रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। वहां जो बात वहां करी थी सेम बात करेंगे। अगर 50 लोग हैं, 5 मर जाएं तो ओवरऑल जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है, जो जेनेटिक पूल का स्ट्रक्चर है वो जो है ड्रिफ्ट कर जाएगा, चेंज कर जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सेम बात करनी है जो लास्ट में बात कर चुका हूं। अब सुनो, इट रेफर्स टू सडन डिसअपीयरेंस ऑफ सर्टेन जीन्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन अ बैंड ऑफ 50 पीपल, इफ 5 पीपल डाइज बिकॉज ऑफ अ डिजीज। ये मैं बात कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। जैसे फ्लड या फिर अर्थक्वेक आया और एनी अनयूजुअल हैपनिंग, दिस कॉजेस लॉस ऑफ जीन ऑफ द डेड पीपल। ठीक है, ऑन दिस चेंज जेनेटिक स्ट्रक्चर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा एंड लीड्स टू द चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। देखो कोई भी फैक्टर हो जो मैं बात किया, माइग्रेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया,
और ये अपना जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, आइसोलेशन हो गया, सब पे नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा। ठीक है, अगर म्यूटेशन हो रहा है, इसका ये मतलब है एनवायरमेंट में अडेप्ट हो रहा है वो इंडिविजुअल या वो स्पीशीज, लेकिन अगर वो एनवायरमेंट में अडेप्ट होने वाले फीचर्स नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा, जब तक नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा वो फिट पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन इज द बिग ब्रदर, बॉस, पापा हैं ये पूरे पांचों फैक्टर्स के। इतना याद हो गया? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो चेंज होगा उसको भी नेचुरल सिलेक्शन ही अप्रूव करेगा। देखो जो भी चेंज हो रहा है, म्यूटेशन मतलब म्यूटेट हो रहा है, माइग्रेट होने के बाद जीन फ्रीक्वेंसी बदलने की कोशिश हो रही है, ठीक है, या फिर आइसोलेट होने के बाद जीन फ्रीक्वेंसी बदल रही है, ये सब एनवायरमेंट में अडेप्ट हो रहे हैं, इसको वेरीफाई करेगा, इसको अप्रूव करेगा नेचुरल सिलेक्शन। बस इतना याद रखना। अब नेचुरल सिलेक्शन लास्ट आ गया है। देखो अब आप जो है कंटेक्स्ट में आंसर लिख रहे हैं, फैक्टर्स सारे सेम हैं, वहां पे आप इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, यहां जीन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। देखो नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली इसी की बात कर रहे हैं। नेचर फेवर्स दोस जीन्स दैट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, कंटेक्चुअल आंसर लिखना है। नेचर केवल उन्हीं जीन्स को फेवर करेगा जो डिजीज से लड़ने की क्षमता आपको देंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, तो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड हर उस डिजीज से लड़ना पड़ेगा, तभी तो आप सर्वाइव करेंगे। क्या था डार्विन का पांचवा स्ट्रगल, बताओ? स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, तीनों बताओ चलो। पहला था इंटर स्पीशीज स्ट्रगल, दूसरा था इंट्रा स्पीशीज स्ट्रगल, तीसरा था स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, और थर्ड प्रिंसिपल क्या था इनका? चार्ल्स डार्विन थे तो सेकंड प्रिंसिपल थे तीनों में, जो थर्ड प्रिंसिपल था बताओ क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, यही याद करना है, सब चीज मिलती जुलती है। अगर वो लोग काम नहीं करते लमार्क और डार्विन तो आज ये सब नहीं बनता। नेचुरल सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय डार्विन। ठीक है, चलो नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी हो गया। नेचर फेवर्स दोस जीन्स दैट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, सो इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिंस बी ब्लड ग्रुप गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ब्लड ग्रुप इज हायर देन ए। इतना मार देना। ठीक है, अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बी ब्लड ग्रुप हेल्पफुल होता है, ये पाया गया है, इसलिए बी की जीन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है देन ए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ए ब्लड ग्रुप वाले वीक हैं, नहीं, ए ब्लड ग्रुप वाले डिजीज से फाइट नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्योंकि आज जो है मॉडर्न मेडिसिन है वो बैकबोन की तरह खड़ा हुआ है, जिसने इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्लड ग्रुप ये साबित किया है कि ऑल मैन आर इक्वल एंड ऑल हैव इक्वल इम्यूनिटी। ठीक है, पर्टिकुलर टू द एनवायरमेंट। ठीक है, वैसे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसमें भी लग सकता है थॉट, पर लगाना नहीं है, समझ गए ना? क्लियर हो गया? ब्लड ग्रुप आपका कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये मेडिकल साइंस नहीं होती तब वो मैटर करता, अगर हम आज भी जंगलों में वैसे ही रह रहे होते तब मैटर करता, पर आज मैटर नहीं करेगा, बिकॉज मेडिकल साइंस हैज सपोर्टेड ऑल द इंडिविजुअल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेनेटिक एक्सप्रेशंस दे आर शोइंग। बात समझ में आ रही? बहुत आसान है। ठीक है, so B blood group gives protection against diseases, so frequency of B blood group is higher than A. ठीक है, note, if there is a disease in any environment, then nature tends to develop immunity against a disease in the population, जैसे अभी रिसेंटली में हो रहा है कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है, बात सुनिए, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में जो सर्वे चल रहे हैं वो यही तो बता रहे हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन में जो है इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, अब केसेस ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किसने किया? नेचर ने तो किया। ठीक है, जिसको मारना था वो मर गया, जिसकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई। अब क्या हुआ था देखो ना, एक वायरस आया। ठीक है, वायरस जो है पॉपुलेशन में पास करेगा क्योंकि वो उसका नेचर है। अब जिसकी बॉडी एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए, अब एनवायरमेंट अडेप्ट क्यों? ये क्या है? ये वॉर अगेंस्ट नेचर तो है, ये जो तीसरा स्ट्रगल है, स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब ये वायरस जब बॉडी से पास करेगा, उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने के लिए बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स बनने होंगे, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बननी होगी, ऑब्वियसली इम्यूनिटी बननी होगी कि उस पर्टिकुलर वायरस से वो फाइट कर सके। ठीक है, और जिसके अंदर ये हो गया वो फिट पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएगा, जिसके अंदर ये नहीं हो पाया वो अनफिट पॉपुलेशन का पार्ट बनते हुए उस पॉपुलेशन लाइन से समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हुआ ये? जैसे अगर सपोज करो 100 लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 5% जो है मोर्टेलिटी रेट था, अभी के लिए मान लो, तो 5% लोग मर जाएंगे, मर गए। ठीक है, तो 95% सर्वाइव करेंगे, तो 5% का जीन पूल समाप्त हो गया, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट बना, इससे भी जीन फ्रीक्वेंसी बदली। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इम्यूनिटी डेवलप हुई बॉडी में, तो कुछ म्यूटेशंस हुए होंगे बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो ये भी तो प्रोटीन है जो इम्यूनिटीज डेवलप होंगी,
बात समझ में आ रही है? कुछ एंटीबॉडीज बॉडी खुद बनाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन कुछ भी हो, सब प्रोटीन ही है बॉडी के अंदर। ये जेनेटिक कोड्स डिसाइड करेंगे। उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने के लिए आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, इंस्टांशियल चेंजेस होंगे, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए आपकी बॉडी इम्यून होगी, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, म्यूटेशन को। और इन सब को अप्रूव कौन कर रहा है? नेचुरल सिलेक्शन अप्रूव कर रहा है, नेचर की फोर्स अप्रूव कर रही है। इतना बात समझ में है? तो यही चीज है, जो चल रहा है उसको एसोसिएट करो, समझ में आएगा, ठीक है? अब आगे, नेचर चाहता है पॉपुलेशन हमेशा फिट रहे, ये पैट लाइन है। नेचर हमेशा चाहेगा कि पॉपुलेशन फिट रहे। देयर इज एन इम्यूनोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ बी ब्लड ग्रुप ओवर अदर्स। एडवांटेज तो है, ठीक है, पर मॉडर्न साइंस ने सबको बराबर कर दिया है, ठीक है? अब देखो, एक नीचे डायग्राम बना हुआ है, एक आइलैंड है, बायोलॉजिकल कॉन्टेक्ट फ्रॉम आउटसाइडर हो रहा है। अब जैसे सेंटिनल आइलैंड है, अब सेंटिनल आइलैंड है, वहां पे लोग बिल्कुल आइसोलेटेड रह रहे हैं, ठीक है? अब वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट हुए हैं काफी टाइम से, ठीक है, बहुत पहले से वो रहते आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाहर वो गए नहीं है, तो उनका जेनेटिक पूल उस तरीके से है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? उस आइलैंड में जो लोग हैं उनका जेनेटिक पूल इस तरीके से है। अब जैसे आप हैं, अगर आप वहां उस आइलैंड में एंटर करते हैं तो आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ आपकी बॉडी के वायरस बैक्टीरिया भी जाएंगे, और हो सकता है उनमें से कोई एक ऐसा वायरस या बैक्टीरिया ऐसा हो सकता है जो उस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो जाए। बात समझ में आ रही है? उस एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस हो जाए और उसके अगेंस्ट इन लोगों में इम्यूनिटी ना हो, ठीक है? तो ये वॉर अगेंस्ट नेचर हो जाएगा, ठीक है? किन के लिए? इन लोगों के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए। तो उनको सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, अपने आप को फिट प्रूफ करना पड़ेगा नेचुरल सिलेक्शन के आगे, तो उसके लिए बॉडी में कुछ अडेप्टिव फीचर्स डेवलप होने पड़ेंगे। बस अगर वो नहीं हो पाए तो सारी पॉपुलेशन समाप्त हो जाएगी, ठीक है? तो जो एक ये बोला जाता है ना कि ये आईएलपी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आईएलपी समझते हो ना, इनर लाइन परमिट, ये तो अभी छोड़ दो, कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें होता है शायद रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, आरएपी, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, जो आइलैंड्स है उसमें एक रीजन ये बायोलॉजिकल भी है, ठीक है? तो जो अपना है ना नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरह के आर्टिकल्स छापते रहते हैं और इस तरह की बातें करते रहते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट लाना होगा, ठीक है? बिना एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद से या बिना किसी बायोलॉजिकल साइंटिस्ट की मदद से, जिसको बैक्टीरिया वायरस की जानकारी है, हमको पॉलिसी जो है नहीं बनानी चाहिए। जैसे रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली यही तो हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 28 जो आरएपी के अंदर थे, रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिटेड के अंदर 28 आइलैंड्स थे, जहां पे जिसमें से एक ये सेंटिनल आइलैंड भी था, उसको जो है टूरिज्म में खोल दिया, ठीक है? अब इस पॉलिसी के पीछे अगर एक बायोलॉजिस्ट का दिमाग होता, या वो ये बताने में सक्षम हो जाता गवर्नमेंट को कि सर जो आप कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि जो यहां पर जो पॉपुलेशन हमारे एक्चुअल कानून जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, एबॉर्जिनल एक्ट 1955, उसके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब it has the capacity to wipe out the population of the indigenous people living in those islands, then ये काफी खतरनाक चीज है। अगर ये बताने में सक्षम होता तो इस तरह की पॉलिसीज नहीं आती। बात समझ में आ रही है? तो एनसीएसटी का कमेंट भी था कि सर अगर आपको टूरिज्म सेक्टर में आपको ये अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में, यहीं के तो आइलैंड्स हैं, अगर आपको यहाँ पे टूरिज्म खोलना है तो आप कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले एक बार हमसे सलाह मशूरा कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोला उन्होंने। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेंटिनल ट्राइब है, वेरी लेस एंड आइसोलेटेड ट्राइब है, दियर एनवायरमेंट हैव मेड दियर इम्यूनिटी फॉर दियर सराउंडिंग पैथोजन्स, क्योंकि जो पैथोजन उस आइलैंड में पाए जाते हैं केवल उसी के लिए उनकी इम्यूनिटी है। बाहर से कोई फॉरेनर आएगा तो उसकी इम्यूनिटी नहीं होगी, तो शायद वो अनफिट पॉपुलेशन का पार्ट बनते हुए वो क्या हो सकते हैं, वाइप आउट हो सकते हैं, ठीक है? अब बायोलॉजिकल कॉन्टेक्ट फ्रॉम आउटसाइडर अगर होता है, इट कुड इंट्रोड्यूस पैथोजन इन द एनवायरमेंट टू विच सेंटिनली ट्राइब पीपल हैव नो इम्यूनिटी डेवलप्ड इन देम, हेंस देयर कंटिन्यूड आइसोलेशन इज प्रेफर्ड। और इसीलिए बोला जाता है कि इनकी आइसोलेशन जो है वो प्रेफरेबल है। आप उनको देख के ये मत बोलो कि यार तुमने उनका साथ क्या कर दिया, ठीक है? कई लोग बोल देते हैं ना कि यार आप लोग उनको जंगलों में रख रहे हैं, ठीक है, उनको कोई सुविधा नहीं है, वो अभी भी किस तरह की कच्चा मांस खा के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, मेक देम सिविलाइज्ड, ठीक है? अब उसके पीछे के बायोलॉजिकल साइंटिफिक रीजंस को भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है? अगर हम उनको सिविलाइज बनाने की बात करते हैं आज, ठीक है, क्योंकि वो कई सालों से आइसोलेटेड हैं, ठीक है, हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सपोर्ट उनको कर सकते हैं, ठीक है, बट हम उनको पूरी तरीके से उनको उठा के अपनी पॉपुलेशन में मिक्स नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि वहां पे खतरा है उनके सर्वाइवल का, और बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैनेज सर्वाइवल। तो उसके लिए पॉलिसी जो है इस डायरेक्शन में घुसानी होगी, उस तरीके से बनानी होगी कि इनका सर्वाइवल सुनिश्चित रहे। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। रेस, अब रेस कैसे बनती है? तो रेस में भी पांचों फैक्टर्स काम आते हैं, वही मैं बात करूंगा। तो सुनिए, रेस इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट कॉन्सेप्ट, इट इज अ सब डिविजन ऑफ अ स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर होमो सेपियंस, ठीक है, हर जगह होमो सेपियंस ही है, चाहे वो कॉकोसॉइड हो, मोंगोलाइड हो, नेग्राइड हो, सब सेम है। मैनकाइंड इज वन। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, यही है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पेट डायलॉग। ठीक है, रेस इज अ सब डिविजन ऑफ अ स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, और रेस ही है इंट्रा स्पीशीज वेरिएशन, जो वेरिएशन पाया जाता है ना मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में, वही रेस है। However, Homo sapien population, because of living in different environment, बता चुका हूं इसलिए पढ़ रहा हूं बस, and as a part of adaptation to different environment, have emerged into different races such as Caucasoid हो गया, Mongoloid हो गया, Negroid हो गया. In this way, race formation is a product of heredity and environment. इतना क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको प्राइमेट में आगे बता चुका हूं, ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ है क्या है, इसमें ऑर्डर होता है प्राइमेट, ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर, सब ऑर्डर है एंथ्रोपॉइडी, उसके बाद सुपर फैमिली होता है होमिनॉइडी, फिर फैमिली होता है होमिनिड, फिर जीनस होता है होमो, स्पीशीज होता है सेपियंस, सब स्पीशीज होता है रेस। इसको रट लीजिए क्योंकि ये प्राइमेट में हम डाल सकते हैं। ठीक है, इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेट कमिश्नर, ये वहां कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, अभी मत सोचो ज्यादा, प्राइमेट में बता चुका हूं। ठीक है, मतलब बस क्लासिफिकेशन है ये। ठीक है, प्राइमेट के अंदर क्या आता है, फिर उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर क्या आता है, और कैसे हम लोग होमो ह्यूमंस तक पहुंचे हैं। ठीक है, और पैन पोंगो किस तरीके से अलग हो गए। ठीक है, उनका जो जीनस है और उनका स्पीशीज है हमारे जीनस और स्पीशीज से किस तरीके से अलग है, बस क्लासिफिकेशन डालनी है, कुछ नहीं। देखो, द हेरिडिटी फैक्टर्स ऑफ रेस फॉर्मेशंस आर म्यूटेशन और वेरिएशन। हेरिडिटी फैक्टर मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, और बचे एनवायरमेंटल फैक्टर तीनों है, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। इसमें सेम है सारे फैक्टर्स, पर इसमें भी हमें कंटेक्चुअल आंसर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या चेंजेस कर रहे हैं मैं बताऊंगा। जैसे हेरिडिटी फैक्टर में सबसे पहला म्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं रेस फॉर्मेशन के लिए। म्यूटेशन में वही है, सडन चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यों है ये मैं बता चुका हूं, बस पढ़ रहा हूं, सुनो। म्यूटेशन रिफर्स टू सडन जेनेटिक चेंज, gene mutation which is sudden change in the structure of a particular gene introduces new gene in the population या modified gene in the population. New genes or modified genes produce new features of character, as a result a new feature is formed. ठीक है, अब जो नए जीन्स बनेंगे बॉडी में इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए, तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी आएंगे। जैसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आएंगे, किस तरह के, जो फ्रिजली हेयर्स हैं, वूली फ्रिजली हेयर, काले हैं आप, एपिकैंथिक फोल्ड हैं आप, गोरे हैं, लंबे हैं, जो नोज इस तरह से फैली हुई हैं। अब ये जितने भी फीचर्स बन रहे हैं उनका कुछ यूज होगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए। अभी रीजंस आप ढूंढ चुके हैं और कईयों के रीजंस आप ढूंढ रहे हैं। जैसे वूली फ्रिजली हेयर का क्या रीजन था हमें नहीं पता, पर नोज का हमें पता है, मेलेनिन कंटेंट स्किन का हमें पता है, एपिकैंथिक फोल्ड का हमें सही रीजन नहीं पता है, तो हम खोज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है पहले बहुत ज्यादा अलग थे, जो आज जो चेंज हो चुका है, किस तरीके का, टेम्परेचर हो गया, बाकी चीजें हो गई। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे, डोंट वरी। इतना क्लियर हुआ? तो म्यूटेशन से किस तरह से रेस बनती है, न्यू जीन प्रोड्यूसेस न्यू फीचर्स ऑफ कैरेक्टर, एज अ रिजल्ट अ न्यू रेस इज फॉर्म्ड। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब वेरिएशन, वहां वेरिएशन अलग था। ठीक है, सबसे पहले इवोल्यूशन में हम बात करी थी इनब्रीडिंग की, हाइब्रिडाइजेशन की, आइसोलेशन की, उसके बाद वहां वेरिएशन बन गया माइग्रेशन। कहां पे? जीन फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, जहां पे आपकी नेग्रेटिव पॉपुलेशन कहां गई थी, अमेरिका में, तो जीन फ्रीक्वेंसी उस तरीके से अमेरिकन पॉपुलेशन की चेंज कर गई। यहां पे वेरिएशन हम बात करेंगे ज्योग्राफी के हिसाब से। ज्योग्राफिकल वेरियर्स जो होते हैं वो जीन पुल के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई नदी आ गई, पहले नदी पार नहीं कर सकते थे, तो नदी के इधर वाले लोगों का जीन पूल अलग, इधर वाले लोगों का जीन पूल अलग, इंटरेक्ट नहीं है, शादी नहीं हो रही आपस में, तो ऑफस्प्रिंग जो है वो अलग तरीके से नहीं बन रहे हैं, तो इनका जीन पूल और उनके जीन पूल में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल बैरियर था। अब जो है बोर्ड्स बनाई लोगों ने कल्चर्स के फॉर्म में, तो और ज्यादा यूनिवर्सलाइज हुए हैं उनका जीन पूल। ठीक है, बात समझ में आई? अब सुनो, अब वेरिएशन देखो क्या हो रहा है। सेम फैक्टर इज टू बी डिस्कस डिफरेंटली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। कंटेक्चुअल आंसर लिखना है हमें। हमारे पास चीजें सब सेम है, कंटेक्स्ट बदल जाएगा। ज्योग्राफिकल बैरियर्स क्रिएटेड जेनेटिक आइसोलेशन एंड प्रिवेंट जेनेटिक एक्सचेंज। जैसे हिमालयाज आ गए, तो हिमालयाज ने इंडिया का जेनेटिक पूल और चाइना का जेनेटिक पूल में वेरिएशन, बैरियर्स खड़े कर दिए। अब जो बैरियर खड़ा कर दिया तभी तो वेरिएशन आएगा। एक चाइना के आदमी को ले और एक इंडिया के आदमी को ले आओ, दोनों में डिफरेंट है ना। क्यों? क्योंकि उनका जीन पूल काफी अलग है हमसे, जीन पूल का एक्सचेंज ही नहीं हुआ है। क्यों? हिमालय की वजह से। अगर हिमालय नहीं होता तो चाइना का आदमी और अमेरिका के आदमी में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक जैसे दिखते हैं।
चाइना का आदमी थोड़ा सा और इंडिया की तरह दिखता, इंडिया का आदमी थोड़ा सा और चाइना की तरह दिखता, बीच में कहीं होता। जैसा अभी क्या हुआ है, अभी मार्क जकरबर्ग ने चाइना की एक लड़की से शादी करी, तो चाइना की जो लड़की है वो मंगोलॉइड है, मार्क जकरबर्ग कॉकोसॉइड है, सपोज करो, ठीक है। तो दोनों की शादी से जो इंडिविजुअल बनेगा तो उसका जो फीचर्स होगा वो कुछ फीचर्स कॉकोसॉइड से होंगे, कुछ फीचर मंगोलॉइड से होंगे। बात समझ आ रही है? जैसे लालू प्रसाद यादव को उठाओ, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कॉकोसॉइड हैं, बट उनके हेयर स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट हेयर है, स्ट्रेट हेयर है ना, तो वो मंगोलॉइड फीचर्स हैं। कुछ फीचर मंगोलॉइड के, कुछ फीचर कॉकोसॉइड के। इसी तो हमारी जो इंडिया की जो रेशियल एक्सप्रेशंस है वो मिक्स्ड हैं। क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता, क्या नहीं पता, देखो हमारे में इंटरमिक्सिंग हुई है डिफरेंट रेसेस की, ठीक है। कई सारे लोग बाहर से आए हैं, उन्होंने इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए, तो जो फीचर्स जो बनेंगे, जो फीचर्स बनते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स जो बनते हैं वो जो है एवरेज नहीं होता, कुछ फीचर्स यहां से आते हैं, कुछ फीचर्स वहां से आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हुआ? तो यही वेरिएशन है। चाइना का आदमी इंडियन आदमी से अलग है, वो वेरिएशन है बिकॉज ऑफ अ जोग्राफिकल बैरियर। समुद्र बनाया जोग्राफिकल बैरियर। इंडिया और श्रीलंका का आदमी डिफरेंट है, समुद्र। जोग्राफिकल बैरियर्स चेक जेनेटिक एक्सचेंज, जेनेटिक एक्सचेंज क्यों? समझ में आ रहा है? अब चाइना का आदमी इंडिया के आदमी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ अ जोग्राफिकल बैरियर। यही तो है जेनेटिक एक्सचेंज को चेक करना। कल्चरल बैरियर क्या है? कल्चर बैरियर भी जीन एक्सचेंज को चेक करता है, ये भी तो जीन एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है। कैसे? जैसे एंडोगेमी का कॉन्सेप्ट है, विद इन कास्ट मैरिज करनी है, पंडित पंडित से शादी नहीं करेगा, पंडित पंडित से शादी करेगा, ऑब्वियसली हाँ, पंडित पंडित से शादी करेगा, दलित दलित से शादी करेगा, पंडित दलित शादी नहीं कर सकते हैं। तो इनका जीन जो है, इनका जो कल्चरल बैरियर है, जोग्राफिक बैरियर नहीं, रह तो साथ साथ रहे हैं। अब देखो, दलित का घर पंडित के घर के जस्ट बगल में हो सकता है, पर ये आपस में इनका इंटरेक्शन क्यों नहीं है, इनका जीन एक्सचेंज क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में शादियां नहीं है, ठीक है। तो ये कल्चरल बैरियर है, ठीक है, इससे भी वेरिएशन इफेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? याद रखना, अगर हम कल्चर की बात करेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के आंसर में एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चर्स को ही ढूंढता है, ठीक है, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करने की बात करता है, ठीक है। तो उसको मजा आएगा ना चेक करेगा जब कॉपी, केवल आप बायोलॉजी बायोलॉजी लिख रहे हो, आप डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हो, सेल बना रहे हो, ठीक है, कोड बना रहे हो, एडेनाइन थाइमिन साइटोसिन, उसको नहीं पता ना यार, इतनी बायोलॉजी पढ़ता तो वो यहाँ नहीं होता, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता वो, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में कोई पैसा थोड़ी है, वो प्रोफेसर इसलिए बना क्योंकि उसको नौकरी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इनब्रीडिंग, ये भी तो इनब्रीडिंग ही है। किस तरह की? दलित दलित से शादी करेगा, पंडित पंडित से शादी करेगा, ठीक है, इन अ लार्ज ग्रुप कंटेक्स्ट। इनब्रीडिंग प्रिवेंट्स एक्सचेंज ऑफ जीन्स एंड प्रमोट्स जेनेटिक आइसोलेशन, एज अ रिजल्ट चांसेस ऑफ रेस फॉर्मेशन इंक्रीजेस। एक पर्टिकुलर टाइप का जीन पूल है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो अपना जो दूसरे जीन पूल्स के साथ कम उठ बैठ रहा है, मतलब उठ बैठ रहा है उसका मतलब है इंटरेक्ट कम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कैसे इंटरेक्ट करते हैं? मैरिज के फॉर्म में इंटरेक्ट करते हैं यार, ठीक है। अब एक नागालैंड की एक लड़की अगर एक पंजाबी लड़के से शादी करती है तो ये है इंटरेक्शन दो डिफरेंट जीन पूल्स का, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये नहीं है, कल्चरल बैरियर्स हैं हमारे इंडिया में। जोग्राफिकल बैरियर्स तो हैं ही, कल्चरल बैरियर्स भी हैं, ठीक है। तो जब कल्चरल बैरियर्स हैं और जोग्राफिकल बैरियर्स हैं तो इनसे रेस बनती है। बात समझ रही है? इनब्रीडिंग प्रिवेंट्स एक्सचेंज ऑफ जीन्स एंड प्रमोट्स जेनेटिक आइसोलेशन, एज अ रिजल्ट द चांसेस ऑफ रेस फॉर्मेशन इंक्रीजेस। एक पर्टिकुलर जीन है, एक पर्टिकुलर टाइप की जीन फ्रीक्वेंसी बार बार शो हो रही है एक पॉपुलेशन में, तो वो आगे जाके रेस बन जाएगी, बन रही है। बात समझ, जैसे नेग्रिटो बना, क्यों बना? एक ही पर्टिकुलर टाइप के लोग जो हैं आपस में जो है सेक्स कर रहे हैं या इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर जीन पूल के, तो उनका जो जीन पूल है एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्निफाई करेगा, ठीक है। तो उससे जो है जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो कॉमन डेवलप हो जाएंगे उस पर्टिकुलर रीजन में। अब इस पर्टिकुलर रीजन के जो लोग हैं, दूसरे पर्टिकुलर रीजन के लोग जो इनसे वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली डिफर करेंगे ही करेंगे। तो यही तो दो डिफरेंट रेसेस हो गई, यही तो वेरिएशन है जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से या फिर कल्चरल बैरियर्स की वजह से। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, कास्ट जो है रेस फॉर्मेशन में रेस बन सकती है, कास्ट पंडित दलित, अब बोलते हैं ना कि दलित बहुत गंदे दिखते हैं, इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं लोग, या फिर क्षत्रिय जो हैं बहादुर हैं, मस्कुलर हैं, इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। अब उनके जीन में है बहादुरी, इस तरह की बातें होती हैं, तो ये क्या है? बात समझ आ रही है? अब हम लोगों में क्या है, इंडिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सब मिक्स कर चुका है। लेकिन हमने कल्चर्स के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया है, इसको बोलते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हम लोग महान लोग हैं। बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? ऑन द अदर हैंड हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन मतलब वही बात कर रहा हूं, इन बैरियर्स को हटा दो, कल्चर बैरियर भी हटाओ, जोग्राफिकल बैरियर भी हटाओ। देखो, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इन्होंने काफी मदद करी है इन बैरियर्स को हटाने की, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
इन तीनों ने इफेक्ट किया है सोशल स्ट्रक्चर पे। किसके? रेडक्लिफ ब्राउन के सोशल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट किया है, तोड़ने की कोशिश करी है, डिग्रेड करने की कोशिश करी है, इवोल्यूशन लगा है, ठीक है, डिफ्यूजनिज्म लगा है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का, डिफरेंट आइडियाज का इन सोशल स्ट्रक्चर्स पे, जिससे ये डिग्रेड हुए हैं, ठीक है। उसके चक्कर में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हुआ है। बात समझ रहे हो? मार्क जकरबर्ग शादी कर रहा है कॉकोसॉइड से, तो यही तो हाइब्रिडाइजेशन है, डिफरेंट जीन पूल इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अब पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंट डे मोंगोलॉइड, नेग्रोइड एंड कॉकोसॉइड जीन एक्सचेंजेस आर टेकिंग प्लेस थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। हो रहा है ना, पहले नहीं था, अब हो रहा है। जकरबर्ग मैरिड अ चाइनीज गर्ल एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड फ्री थॉट्स, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स आर नो लॉन्गर रेगुलेटिंग जीन एक्सचेंजेस। पर इंडिया में आज भी है, क्योंकि इंडिया में 65% आबादी आज भी गांव में बसती है, जहां पे सोशल स्ट्रक्चर मैटर करता है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर मैटर करता है। इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि इंडिया में सोशल स्ट्रक्चर मैटर करता है, प्यूरिटी मैटर करती है। दलित और क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, दलित मतलब शूद्र, ठीक है, और ब्राह्मण्स, ठीक है, आपस में स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्यों मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उनका सोसाइटी उसी डायरेक्शन में डिमांड भी कर रहा है। खाप पंचायत पढ़ो जाके, खाप पंचायत पढ़ते हो ना, वो क्या कर रहा है? वो इसी को रेगुलेट तो कर रहा है, स्ट्रिक्ट जीन पूल रहे, ठीक है। अब उनको नहीं पता है जीन डीएनए क्या है, पर कल्चर्स वो रेगुलेट कर रहे हैं। कल्चरल बैरियर्स बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, ठीक है। प्यूरिटी और इंप्यूरिटी का कॉन्सेप्ट, प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये गांव गांव में बसा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या हो रहा है, जैसे ही मॉडर्न फोर्सेज आ रहे हैं, मार्केट फोर्सेज आ रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन आ रहा है, लोग जो है इकोनॉमिकली अपने स्टेटस को उठा रहे हैं, तो लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है समय के साथ। क्लियर हुआ? चलो, पीपल ऑफ कॉकोसाइड रेस आर मैरिंग अ मोंगोलाइड रेस, जो मैंने जैसे बताया, दो न्यू रेसेस इमर्ज, बट चांसेस ऑफ स्ट्रिक्ट रेशियल आइडेंटिफिकेशन डिक्रीजेस ड्यू टू एडमिक्सिंग ऑफ फीचर्स। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ रेसेस जो है डिक्रीज करेंगी। अब ये डिक्रीज क्यों करेंगी? देखो, जब डिफरेंट रेसेस के लोग जब इंटरेक्ट करेंगे, तो रेसेस जो हैं वो यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश करेंगी। जैसे इंडिया में आप नहीं बता सकते हो कितनी रेसेस हैं, आप इंडियन बोल रहे हैं, बात समझ में आ रही है? अब जब डिफरेंट रेशियल पैटर्न्स के लोग जो हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो यूनिवर्सलाइज होंगे फीचर्स, कुछ मतलब, बात समझ में आ रही ना? मतलब पहले आप स्ट्रिक्टली बता रहे थे कि 3 रेसेस हैं, अब जब मिक्स कर गए तो एक ही तरह का आदमी बन रहा है, ठीक है। या फिर जो नई रेस बन रही है, पहले अगर 2 या 3 रेस थी, अब जो है उनसे बनने वाली 1 या 2 रेस होंगी, ठीक है। जब मिक्सिंग स्टार्ट होगी, कॉकोसॉइड नेग्रोइड से मैच करेगा या मेट करेगा, या नेग्रोइड जो मोंगोलाइड से मेट करेगा, ठीक है, मोंगोलाइड जो कोकोसाइड से मेट करेगा, ठीक है। जब ये आपस में मेट करना स्टार्ट करेंगे तो एक नई रेस बनेगी, ठीक है। अब जब आप टाइम और स्पेस में आगे बढ़ेंगे तो ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रेशियल पैटर्न्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब ये मैनकाइंड इज वन की जो डिबेट है उसको और बल दे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ टाइम नंबर ऑफ रेसेस वुड डिक्रीज। अब इसको मैप को जो डायग्राम बनाया इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो लीड टू द रेस फॉर्मेशन। जैसे आइसोलेशन है, अब आइसोलेशन जो बताया था वही रट लो। व्हेन अ पार्ट ऑफ अ पेरेंट पॉपुलेशन शिफ्ट्स टू अ न्यू एनवायरनमेंट, देन ड्यू टू द एनवायरमेंटल एडेप्टेशन बॉडी प्रोड्यूसेस न्यू कैरेक्टर्स एंड फीचर्स अलाउइंग द इंडिविजुअल टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट। द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डेवलप्ड इन द प्रोसेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू रेस। बस आपको कंटेक्चुअल आंसर लिखना है, फैक्टर्स सब सेम है। अब है जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? वही आपको सेम बात करनी है। इट रिफर्स टू सडन डिसअपीयरेंस ऑफ सर्टेन जीन इन अ पॉपुलेशन। द सिचुएशन में अराइज आउट ऑफ अ डेथ ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। दिस लीड टू द चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू रेस, और नई रेस बन जाएगी। 100 लोग में से या 50 लोग में से कुछ लोग मर जाते हैं, तो उनका जो जेनेटिक जो सपोर्ट है उस जीन पूल में, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक नई तरीके की जीन पूल बनेगी। तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर ऐसे जाता तो ऐसे हो गया, जेनेटिक जो एक्सप्रेशन इस तरीके से जाता इस तरीके से हो जाता, क्योंकि 5 लोग जो हैं मर गए हैं, वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन समाप्त हो गया है, या 10 लोग जो मर गए हैं, ठीक है। अब जो है पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत छोटा हो गया है। लेकिन पहले जो पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, 50-60 लोग रह रहे थे, 10 अगर मर जाते हैं तो बहुत बड़ा जेनेटिक ड्रिफ्ट दिखता था। बात समझ में आ रही है? तो इससे रेस बन जाती हैं, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा रेस जब पढ़ाऊंगा। और अब लास्ट फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स रेशियल डिफरेंसेस इन स्किन कलर, नोज फॉर्म, हेयर फॉर्म एक्सेट्रा। कंटेक्चुअल आंसर लिखना है नेचुरल सिलेक्शन को। अब रेस के फॉर्मेट में सुनो कि ये एक्सप्लेन करेगा रेशियल डिफरेंस जो है नेचुरल सिलेक्शन। जैसे स्किन कलर है, देखो
काला है, क्यों है, उसका एक रीजन है। नेचर ने उसे इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं करती, और उसको सर्वाइव करने के प्रोसेस में जो फीचर्स डेवलप हुए उससे रेस बन गई। नेचर ने सिलेक्ट किया ना। नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स रेशियल डिफरेंसेस इन स्किन कलर, नोज फॉर्म, हेयर फॉर्म एक्सेट्रा। जैसे पीपल ऑफ अफ्रीका लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट हैव ब्रॉड नोज, ठीक है, एंड डार्क स्किन, and these features help African to adapt in the hot environment. When hot air passes through, जब hot air pass करेगी through broad passage of the nose, it becomes cool, ठीक है, बता चुका हूं, and do not harms the lung. So broad nose is adaptive to the environment. देखो एक सीक्वेंस में पढ़ना, ठीक है, आगे जाते जाते जो मैं बता चुका हूं उस पर कम बातें करूंगा, फिर आप बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, या फिर आप मुझे मेल कर देना। यूपीएससी मेल करना ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां अच्छे से बता पाऊंगा, ठीक है। यहां मैं देखता नहीं हूं ना मेल आईडी, कोई और दिख रहा है, ठीक, मेल आईडी मैं देख रहा हूं, ये कमेंट सेक्शन कोई और दिख रहा है, ठीक है, तो वहां मैं अच्छे से बता पाऊंगा, मेल कर देना, ठीक है। People of Africa living in the hot climate have broad nose and dark skin, and these features help African to adapt in the hot environment. When hot air passes through broad nose, it becomes cool and do not harm the lung. So broad nose is adaptive to that environment. इतना क्लियर? चलो अब आगे बढ़ो। डार्क स्किन क्यों है? Dark skin is due to the high amount of melanin, and because of that, warm scorching sunlight when falls on the dark skin is not allowed to enter the body and prevents the skin from sunburns. This is also an adaptive significance. Clear? ये बता चुका हूं। Similarly, people of Caucasoid race have narrow nose. उनकी nose narrow होती है and fair skin होती है, that helps them to adapt in the cold environment. When cold air passes through narrow passage of the nose, it becomes bit warm and do not harm the lung. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। द फेयर स्किन इज ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ मेलेनिन एंड हेल्प द बॉडी विद विटामिन डी। सनलाइट कंटेन्स विटामिन डी, मेलेनिन कंटेंट कम होगा तो बॉडी जो है एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी सनलाइट को, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ब्रॉड नोज थी तो हवा जो है ठंडी हो जाएगी अंदर पहुंचते पहुंचते, ठीक है, कैसे? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा नोज के अंदर। यहां जो है वॉल्यूम जो है आप जो है ठंडी हवा ले रहे हैं तो ज्यादा ठंडी और नहीं होने देगा उसमें, नैरो नोज में। ब्रॉड नोज में जो ठंडापन है वो ज्यादा होगा, डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, तो आपके लंग्स प्रोटेक्ट रहेंगे दोनों ही सिचुएशंस में। वहां आपको ज्यादा ठंड से बचाएगा, यहाँ ज्यादा ठंड से बचाएगा कॉकोसॉइड में, और नेग्रोइड में जो है ज्यादा गर्म होने से बचाएगा, अंदर जो है लंग्स को हार्मफुल इफेक्ट ना हो गर्मी का। इतना क्लियर हुआ? देखो, लो मेलेनिन इन स्किन अलाउज बॉडी टू एब्जॉर्ब वार्मथ ऑफ द सन, एंड इवन द एनवायरमेंटल कंडीशन आर इवन कूलर, ऑब्वियसली thereby facilitating adaptation to the particular environment. देखो, एनवायरमेंट में अडेप्ट होगा पहले, फिर नेचर उसे सेलेक्ट करेगा, और जब वो सिलेक्ट कर लेगा तो वो जो फीचर्स हैं वो फिट पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएंगे और वो रेस बन जाएगी। समझ में आया? चलिए, साइंटिस्ट आर अनेबल टू शोज अडेप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ मेनी फीचर्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट रेसेस, बट इट इज श्योर देयर एग्जिस्टेंस इन प्रेजेंट डे ऑन देयर डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल एडेप्टेशन फैसिलिटेटिंग लाइफ एग्जिस्टेंस। जैसे फ्रिजली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, आज भी रिसर्च ऑन है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखो अगले पेज जाओ, नोट मैंने लिखा है मिग। मिग बोले तो म्यूटेशन, आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। एक्सप्लेन इन सिमिलर वे एवरीवेयर। म्यूटेशन की बात करो, आइसोलेशन की बात करो, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करो, एक ही बातें करनी है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और वेरिएशन में आपको कंटेक्चुअल लिखना पड़ेगा। जैसे नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको यहाँ पे बॉडी के फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, रेस जो बन रहे हैं, जैसे आपको एनवायरमेंट अडेप्ट करने के लिए कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे अपनी बात की जीन फ्रीक्वेंसी में डिजीज से लड़ने के लिए नेचर आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से आपको कंटेक्चुअल लिखना है। यहाँ पे वेरिएशन में आप क्या लिख रहे थे? ज्योग्राफिकल बैरियर्स आ रहा था, ठीक है। अब आपने जब पीछे लिखा था तो आपने माइग्रेशन लिखा था वेरिएशन की जगह, तो ये इस तरह से याद करना। मिग को हमेशा सेम रखना, जब मिग फाइटर था ना उसी तरह से याद रखना, मिग में हर एक जगह सेम रहेगा तीनों आंसर्स में, यहाँ पे जो है आपको चेंज करना है नेचुरल सिलेक्शन और वेरिएशन में। दे नीड टू बी एक्सप्लेन्ड डिफरेंटली एज पर कॉन्सेप्ट, कंटेक्स्ट, समझ में आ रहा होगा। एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर इज कंटेक्चुअल आंसर, कंटेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना क्लियर? तो यहाँ पे हमारा एवोल्यूशन समाप्त होता है, ठीक है। अब लेक्चर 10 जो प्राइमेट ऑर्डर आपका हो चुका है वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।